हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हमारी पास अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही है, उसकी वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रही है, तो वो वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज जो है वो किस रेट से हो रहा है। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी चेंज कर रहा है तो वो वेलोसिटी जो हमारी पास है वो किस रेट से चेंज हो सकती है। अगर इंक्रीज हो रही है तो कितने रेट से इंक्रीज हो रही है, मतलब कितने अमाउंट ऑफ टाइम में वो उतना चेंज कर रहा है, या यूनिट टाइम में वो कितनी अमाउंट ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो यहां तक हमने बेसिक कंसेप्ट्स पढ़े कि हमने अगर ये कहना होगा कि ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको मेजर करने के लिए या उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। फिर अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो क्या वो यूनिफॉर्म मोशन में है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। तो ये सारी चीजें, फिर हमने एक्सेलरेशन का जिक्र किया तो हमने कहा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब सारी चीजें हमने बेसिक जो हमारी पास मोशन को, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए जो हमने डिस्कस करना था वो हमने डिस्कस किया कि एक ऑब्जेक्ट का क्राइटेरिया क्या हो सकता है। मतलब उसका मोशन, स्टेट ऑफ मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या मेजर करना है, हमें क्या डिफाइन करना है, हमें क्या सीखना या हमें क्या अंडरस्टैंड करना है कि एक ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में कब हो सकता है, स्टेट ऑफ मोशन में कब हो सकता है। और इसमें हमने बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी जिसमें हमने पोजीशन के साथ एसोसिएट किया डिस्टेंस। क्या डिस्कस किया हमने? पोजीशन के साथ डिस्टेंस एसोसिएट किया। फिर हमने डिस्टेंस को डायरेक्शन दिया, मतलब हमने डिस्प्लेसमेंट भी डिस्कस किया। फिर हमने ये देखा कि हमारी पास ऑब्जेक्ट जब अपनी पोजीशन चेंज करता है तो किस रेट से कर सकता है, तो हमने स्पीड का डिस्कस किया, हमने स्पीड का जिक्र किया। और साथ में हमने बताया किस डायरेक्शन में उसका रेट ऑफ मोशन जो है वो है, तो हमने वेलोसिटी का इंट्रोड्यूस किया। फिर हमने ये कहा कि हमारी पास वेलोसिटी जो है किसी ऑब्जेक्ट की चेंज हो सकती है, दो कि अगर वो मोशन में है मतलब वो इंक्रीज हो सकती है या डिक्रीज हो सकती है। लेकिन किसी केस में हमारे पास वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट भी रहती है, लेकिन वो कांस्टेंट भी रहती है हमारे पास। तो हमने ये जिक्र किया कि इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कि एक ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी जो है किस रेट से अपनी चेंज कर रहा है, तो हमने एक्सेलरेशन का जिक्र किया। तो ये सारी चीजें हमने यहां पर डिस्कस किया डिटेल में कि किस तरीके से हमें किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को एक्सप्लेन करना होता है। लेकिन अब हमारे पास बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आ रहा है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक आ रहा है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल जो ऑब्जर्वेशन होता है या जो एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है, जब हम किसी चीज पे एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमारे पास एक कंक्लूजन आता है, जो एक फाइनल रिजल्ट आता है, उसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट भी देते हैं। तो वो एक्सपेरिमेंट हम किस तरीके से करते हैं, वो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस कैसे लेते हैं, और वो चीजें जो एक ऑब्जेक्ट बिहेव कर रहा है, जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिस पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो सारी चीजें हम ग्राफिकली जब रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ग्राफ एक्सपेरिमेंट का एक पार्ट आता है, इसलिए हमें ये टॉपिक जो है ज्यादा इंटरेस्टिंग बनता है एज कंपेयर टू अर्लियर में हमने रिजल्ट सीखे, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। लेकिन ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट है, या ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट, ये जो टॉपिक से कंसेप्ट मोशन है, रेस्ट है, ये किस तरीके से वजूद में आया जब हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। इसलिए हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, मतलब मोशन के ग्राफ। अगर सिंपल भाषा में मैथमेटिकली कहेंगे तो हम क्या पढ़ रहे हैं? ग्राफ्स ऑफ मोशन। ठीक है। अब आप कहेंगे रेस्ट का क्यों नहीं? क्योंकि मोशन में ही हमारे पास स्पेसिफिक पार्ट आता है रेस्ट, मोशन के हमने ग्राफ्स पढ़ने हैं। लेकिन सबसे पहली चीज हम ये सीखेंगे कि आखिरकार ये ग्राफ होता क्या है, मतलब हमारे पास ग्राफ होता क्या है। इस चीज के लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं, वहां से हम स्टार्ट करेंगे, फिर हम बताएंगे फाइनली कंक्लूड करके कि ग्राफ क्या होता है। लेट अस सपोज दैट हमारी पास एक ऑब्जेक्ट है, ध्यान रखना हमारी पास ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का नाम लेट अस सपोज दैट एक्स है। अब ये ऑब्जेक्ट जो है कोई फेनोमेना शो कर रहा है, या इसके साथ कोई फेनोमेना हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर अब की बात करेंगे हम, तो वो लेट अस सपोज दैट एक फेनोमेना, एक ऑब्जेक्ट जो है उसके साथ प्रोसेस जो है या फेनोमेना जो है वो है एक मोशन, स्टेट ऑफ मोशन। अगर मुझे
इस ऑब्जेक्ट के साथ ध्यान रखना, अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट के साथ कोई भी फेनोमिना शो करना है, एक्सप्लेन करना है, किसी भी इंसान तक ये कंसेप्ट पहुंचाना है कि इसके साथ फेनोमिना ऐसा हो रहा है, मतलब ये लेट अस सपोज दैट ये मोशन में है, तो कोई भी फेनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए, इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, इस चीज के फेनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि मुझे इसके साथ कुछ ना कुछ मेजर करना पड़ेगा। देखो, अगर मैं कह रहा हूं ऑब्जेक्ट मोशन में है, मुझे क्या पता चलेगा वो कैसे चल रहा है, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, उसके कौन सा किस्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ये सारी चीजें तो मुझे पता नहीं चलेगी। अगर मैं कहूंगा ऐसे ही चल रहा है, ऐसे चलने का कोई मतलब ही नहीं है जब तक ना मैं इस ऑब्जेक्ट के साथ कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी मेजर करूंगा। जब मैं फिजिकल क्वांटिटीज मेजर करूंगा तो मुझे कुछ आइडिया आ जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट जो है किस तरीके से बिहेव कर रहा है। मतलब ये है कि अगर ये चल रहा है, अगर ये मोशन में है, तो इसका मोशन किस प्रकार का हो सकता है, इसकी पोजीशन अभी कहां पर है, ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या ये 1 डायरेक्शन में जा रहा है, 2 डायरेक्शन में जा रहा है, 3 डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन ये सारी चीजें मुझे कब पता चलेगी, जब मैं इस ऑब्जेक्ट के साथ कुछ ना कुछ मेजर करूंगा। कुछ ना कुछ मेजर करने को हम क्या कहते हैं कि हमारे पास यहां पर कुछ ना कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, हमारे पास कुछ ना कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होनी चाहिए जो मैं इस ऑब्जेक्ट के साथ मेजर करूंगा। अब लेट अस सपोज दैट इस ऑब्जेक्ट के साथ मैंने 2 फिजिकल क्वांटिटीज मेजर की, एक का नाम रखा x और दूसरे का नाम रखा y। लेट अस सपोज दैट क्योंकि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट के साथ कम से कम 2 फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो इस ऑब्जेक्ट के बिहेवियर, ऑब्जेक्ट के फेनोमेना को एक्सप्लेन करती हैं। ठीक है, अब लेट अस सपोज दैट मेरे पास ये 2 फिजिकल क्वांटिटीज हैं x और y। मैंने देखा कि ये चीज जो है ऑब्जेक्ट के साथ मैंने जब मेजर किया, मैंने देखा लेट अस सपोज दैट ये जो x और y है ये इस तरीके से रिलेटेड है। ध्यान रखना, x इज इक्वल्स टू लेट अस सपोज दैट y प्लस 3, इस तरीके से रिलेटेड है। अब यहां से मुझे ये पता चला कि हमारे पास यहां पर इस 2 फिजिकल क्वांटिटीज में एक फिजिकल क्वांटिटी लेट अस सपोज दैट इन केस यहां पर इस केस में हमारे पास y जो है वो इंडिपेंडेंट है। क्या है, y एक इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है, इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है किसी और पर डिपेंड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रियल केस जो हम पढ़ रहे हैं, तो जब हमने ऑब्जेक्ट के साथ जब मोशन डिस्क्राइब करना किया, मतलब कोशिश की ऑब्जेक्ट का मोशन एक्सप्लेन करने की, तो हमने डिस्टेंस का जिक्र किया, मतलब हमने उस ऑब्जेक्ट के साथ डिस्टेंस मेजर किया। लेकिन डिस्टेंस ऐसे ही मेजर नहीं किया, हमने मेजर किया टाइम के हिसाब से। किसके हिसाब से, टाइम के हिसाब से। जहां पर मेरे पास टाइम जो था वो इंडिपेंडेंट था, लेकिन डिस्टेंस जो हमारे पास था वो था डिपेंडेंट। वो किसके हिसाब से, किसके रेस्पेक्ट में हम मेजर कर रहे थे, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। वैसा ही यहां पर है, अगर मेरे पास ये y है, y तो किसी पर डिपेंड नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी है जो कुछ भी वैल्यू ले सकती है, मतलब इसकी वैल्यूज जो है वो इंडिपेंडेंट है, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कंडीशंस। क्या कंडीशन हो सकती है, लेकिन अगर हम x की बात करेंगे, x का वही वैल्यू होगा, मतलब उसके अकॉर्डिंग वैल्यू होगा जैसे कि हमारे पास y का वैल्यू होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं y ले रहा हूं 0, देखो अगर मैं ले रहा हूं y 0, इसका मतलब y इंडिपेंडेंट है, इसका वैल्यू इंडिपेंडेंट है, तो हमारी पास x इसके हिसाब से कितना आ जाएगा, 0 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं y 1 ले रहा हूं तो मेरे पास x अकॉर्डिंगली चेंज होगा, दैट विल बी 1 प्लस 3, तो हमारे पास 4 आ जाएगा। अगर मैं y ले रहा हूं 2 तो मेरे पास x आ जाएगा 2 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 5। अब यहां पर अगर थोड़ा सा गौर करेंगे, ये जो 2 फिजिकल क्वांटिटीज मैंने ऑब्जेक्ट के साथ मेजर की, ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी जो हैं एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, मतलब इनमें डिपेंडेंस है, एक इंडिपेंडेंट है, दूसरा इंडिपेंडेंट है। अब यहां पर क्या कहेंगे, x और y जो है इस तरीके से रिलेटेड है। इनका जो ये रिलेशन है, ध्यान रखना, ये जो इनका रिलेशन है ये बताएगा कि ये 2 फिजिकल क्वांटिटीज किस तरीके से वैरी कर रही हैं।
जब ये रिलेशन मुझे बताएगा कि ये दो फिजिकल क्वांटिटीज किस तरीके से वेरी कर रही है, तो यही चीज मुझे कहेगा कि ये ऑब्जेक्ट का फेनोमेना जो है ये किस प्रकार का है। मतलब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ये ऑब्जेक्ट मोशन में है, कैसे चल रहा है, किस तरीके से चल रहा, ये सारी चीजें हमें पता चलेगी। अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, हमने तो ग्राफ पढ़ना है। देखो ग्राफ एक्चुअल में क्या होता है कि हमारे पास अगर कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज है, कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, जो कि एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, एक इंडिपेंडेंट है दूसरा डिपेंडेंट है, इन दोनों का रिलेशन जो है, ध्यान रखना, ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी जो मैंने किसी ऑब्जेक्ट के फेनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए मेजर किया था, लेकिन मैंने देखा ये दो फिजिकल क्वांटिटीज एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। अब इनका किस प्रकार का रिलेशन है, इन दोनों का किस प्रकार का रिलेशन है, किस प्रकार का रिलेशन है, वो मुझे बताएगा कि अभी फेनोमेना जो है, ध्यान रखना, अभी जो फेनोमेना है वो किस प्रकार का है। मतलब ऑब्जेक्ट का बिहेवियर किस प्रकार का है, उस चीज को हम कहते हैं ग्राफ। क्या कहते हैं, मतलब ग्राफ हमें कहता है कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज जो आपने ऑब्जेक्ट के साथ मेजर की, उन दो फिजिकल क्वांटिटीज का आपस में किस प्रकार का रिलेशन है। जिस प्रकार का रिलेशन होगा उसी तरीके से वो ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा। क्योंकि अगर मेरे पास, लेट अस सपोज दैट मेरे पास डिस्टेंस जो है वो यूनिफॉर्मली अगर चेंज हो रहा है टाइम के हिसाब से, तो मतलब वो चीज जब हम ग्राफ में डिपिक्ट करेंगे तो वहां पर एक पर्टिकुलर बिहेवियर शो करेगा। तो वो बिहेवियर रिप्रेजेंट करेगा कि ऑब्जेक्ट के साथ अभी जो फेनोमेना हो रहा है, लेट अस सपोज दैट यूनिफॉर्म मोशन उसका है, वो इस प्रकार का हो सकता है, उसका ग्राफ इस प्रकार का हो सकता है। ग्राफ इस प्रकार का मतलब क्या है कि हमने जो इसके साथ दो फिजिकल क्वांटिटीज मेजर की, उन दो फिजिकल क्वांटिटीज का बिहेवियर क्या होता है। देखो जब भी आप कहीं से भी ये फिजिक्स का टॉपिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, किसी भी कहीं से भी, किसी भी इंस्टीट्यूट से, किसी भी यूट्यूब चैनल से आपको वहां पर दिखेगा, वहां पर इतने डिटेल में, इतने प्रिसाइज से आपको समझाया नहीं गया होगा। या तो डायरेक्ट ऐसे बताया जाएगा कि देखो हमारे पास एक ग्राफ होता है, एक कोऑर्डिनेट एक्स होता है, ये स्लोप होता है, ये इसका ऐसा स्लोप होता है, ऐसा स्लोप होता है, व्हाटएवर, ठीक नहीं। लेकिन ये समझाने का तरीका नहीं है, बेस्ट तरीका ये है, क्योंकि आज ही हमें समझ आना चाहिए इस क्लास में कि एक्चुअल में ग्राफ क्यों, क्या होता है और हमने क्यों इंट्रोड्यूस किया ग्राफ मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए। क्योंकि हमें आगे भी पता होना चाहिए, जब हायर क्लासेस में हम जाएंगे, हायर कंसेप्ट सीखेंगे, फिजिक्स के हायर कंसेप्ट सीखेंगे, हमें ग्राफ्स का पता होना चाहिए। अब ग्राफ जो है सिर्फ फिजिक्स में यूज नहीं होता है, साइंस के किसी भी फील्ड में आप जाएंगे तो वहां पर आपको ग्राफ का यूज होगा। और आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ जो है हमें क्या इन्फर कर रहा है, क्या इंफॉर्मेशन देता है। ग्राफ हमें इंफॉर्मेशन देता है कि कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज जो किसी ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड है, जो हमने ऑब्जेक्ट के साथ मेजर किया, उन दो फिजिकल क्वांटिटीज का आपस में किस प्रकार का रिलेशन है, वो शो करता है हमारे पास। क्या वो शो करता है हमारे पास ग्राफ। अब हम देखेंगे कि आखिरकार ये रिलेशन जो है कितने प्रकार का हो सकता है, किस किस्म का रिलेशन। मतलब कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी जब हमने किसी ऑब्जेक्ट के साथ मेजर की, तो उनका हमारे पास क्या होगा, उनके साथ जो हमारे पास रिलेशन होगा वो किस प्रकार का रिलेशन हो सकता है। देखो हमारे पास लेट अस सपोज दैट यही दो मैं फिजिकल क्वांटिटीज ले रहा हूं, एक्स और वाई। अब अगर मैंने ये किसी ऑब्जेक्ट के साथ मेजर की, मेजर करने के बाद मुझे ये पता चला कि जितना, ध्यान रखना, जितना x%, ध्यान रखना, जितना x% मैं इंक्रीज कर रहा हूं, ध्यान रखना, इंक्रीज कर रहा हूं, जितना अमाउंट में x इंक्रीज कर रहा हूं उतना ही y इंक्रीज हो रहा है। या अगर y हम इंडिपेंडेंट मानेंगे तो जितना हम y इंक्रीज कर रहे हैं, जितना प्रोपोर्शन, जितना परसेंटेज, जितना फ्रैक्शन मैं y इंक्रीज कर रहा हूं उतना ही फ्रैक्शन x इंक्रीज कर रहा है। या जितना मैं y डिक्रीज कर रहा हूं उतना ही फ्रैक्शन में x डिक्रीज हो रहा है। ये दोनों चीजें मैंने देखा किसी ऑब्जेक्ट के साथ कि ऐसे बिहेव कर रहे हैं। इस प्रकार के रिलेशन को हम कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन। क्या कहते हैं, डायरेक्ट रिलेशन। तो उस केस में हम कहते हैं कि x जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। तो मतलब पहला रिलेशन इस प्रकार का भी हो सकता है दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में, कि दो फिजिकल क्वांटिटीज आपस में डायरेक्टली रिलेटेड हो सकते हैं। लेकिन हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि दो फिजिकल क्वांटिटी जो है वो इनवर्सली रिलेटेड हो सकती है। क्या होती है, इनवर्सली
रिलेटेड हो सकती हैं, जैसे कि मैं कहूंगा x वेरीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। अब इस इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या है कि अगर आप y कुछ अमाउंट ऑफ इंक्रीज कर रहे हैं, उतना ही अमाउंट जो है x डिक्रीज होगा। आप y इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन x क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। आप हमारे पास क्या कर रहे हैं, y इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन x डिक्रीज हो रहा है, y डिक्रीज कर रहे हैं, x इंक्रीज हो रहा है। इसको कहते हैं इनवर्स रिलेशन। क्या कहते हैं हमारे पास, इनवर्स रिलेशन। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ग्राफ जो है वो डायरेक्ट रिलेशन भी शो कर सकता है, इनवर्स रिलेशन भी शो कर सकता है। लेकिन हमें कैसे पता चला, हमें यह पता चला कि जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटीज को, दो फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं, उनका डायरेक्ट रिलेशन भी हो सकता है, वो रिलेटेड तो होंगे। देखो हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटी किसी ऑब्जेक्ट के साथ मेजर कर रहे हैं, वो क्या होंगी, रिलेटेड होंगी। क्या होंगी, रिलेटेड। उनके बीच में रिलेशनशिप होगा। अब रिलेशनशिप का मतलब क्या है, डिपेंडेंस। एक उसमें डिपेंड होगा किसी पे, दूसरा इंडिपेंडेंट होगा, मतलब उसकी वैल्यू जो है वो किसी और चीज पे डिपेंड होगी। लेकिन वहां पर रिलेशन जो हमारे पास होंगे वो दो प्रकार के होंगे, एक डायरेक्ट रिलेशन हो सकता है, दूसरा इनवर्स रिलेशन हो सकता है। लेकिन डायरेक्ट रिलेशन में भी हमारे पास ये जो x होगा वो y पे तो डिपेंड होगा, y पे तो लेट अस सपोज दैट डायरेक्टली डिपेंड होगा, लेकिन टू द पावर 1 होगा, टू पावर 2 होगा, टू पावर 3 होगा, ऐसे भी डिपेंड हो सकता है कि x जो है y के साथ रिलेटेड है लेकिन इस तरीके से रिलेटेड है। लेकिन अगर ऐसे नहीं, इसको कहेंगे पॉलिनोमियल्स। क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल। अगर इस तरीके से रिलेटेड नहीं है तो ऐसे भी रिलेटेड होगा, मतलब x जो होगा वो इस तरीके से रिलेटेड होगा, e रेज़ टू पावर x, या ऐसे होगा log x, या एटसेट्रा। बहुत सारी तरीके हैं, ये हायर क्लास में भी हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहली चीज हमें यह पता होना चाहिए कि x इस तरीके से भी रिलेटेड हो सकता है, टू पावर 1, टू पावर 2, टू पावर 3। मतलब टू पावर 1, टू पावर 2 का मतलब क्या है, मेरे पास x होगा, लेट अस सपोज दैट x इज इक्वल्स टू y स्क्वायर प्लस 3। यहां पर x y पे ही डिपेंड है, y पे ही डिपेंड है। देखो पहले इक्वेशन में लिखा था x इज इक्वल्स टू y प्लस 3, यहां पर भी x y पर ही डिपेंड है। लेकिन y कैसे वेरी कर रहा है, टू डायमेंशन टू पावर 1। लेकिन y की अगर यहां पर अगर हम बात करेंगे, x y पर ही डिपेंड है लेकिन टू पावर 2। अब यहां पर डिपेंडेंस और यहां पर डिपेंडेंस, दोनों रिलेशन डिफरेंट है, दोनों रिलेशन डिफरेंट है। इसका बिहेवियर और इसका बिहेवियर, मतलब ये वाली इक्वेशन ऑब्जेक्ट का बिहेवियर जब शो करेगी वो एंटायरली डिफरेंट होगा, और जब यहां पर हमारे पास ऑब्जेक्ट का बिहेवियर ग्राफ दिखाएगी वो एंटायरली डिफरेंट होगा। यहां पर इक्वेशन 1 पावर है, लीनियर है, यहां पर 2 पावर है, दैट इज अ क्वाड्रेटिक, ठीक है नहीं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ग्राफ जो है वो हमें ये शो करवाता है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट के साथ फिजिकल क्वांटिटी जो है वो किस तरीके से रिलेटेड हो सकती है। अब हम कुछ ग्राफ सीखेंगे, उसके बाद हम मूव करेंगे जो हमारे पास एक्चुअल ग्राफ पढ़ना है, दैट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब देखो ग्राफ हमें किस तरीके से बिहेवियर शो करवाता है। लेट अस सपोज दैट हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसके साथ ये दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं x और y, और सच दैट x और y इस तरीके से रिलेटेड है, x इज इक्वल्स टू y प्लस लेट अस सपोज दैट 1। अब हमारे पास जब मैं y, अब ये यहां पर ऑब्जर्व करूंगा उस ऑब्जेक्ट को ध्यान रखना, ये जो मैंने यहां पर लिखा ये वाला इक्वेशन, इसको कहते हैं मैथमेटिकल मॉडल। मैथमेटिकल मॉडल, ये मैथमेटिकल मॉडल तब आता है जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर हम वो कंप्लीट बिहेवियर्स एक ग्राफ में देखते हैं, मतलब एक कोऑर्डिनेट एक्सिस लेंगे, उसमें एक ग्राफ होगा, उसके बाद हम ये मैथमेटिकल मॉडल देते हैं। लेकिन हम पहले ले रहे हैं मैथमेटिकल मॉडल जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट की ये फिजिकल क्वांटिटीज एक दूसरे के साथ रिलेटेड होंगी। देखो हमारी पास लेट अस सपोज दैट हमारी पास यहां पर x और y इस तरीके से रिलेटेड है, ये हमें जस्ट फाइनल रिजल्ट पता है, लेकिन हम देखेंगे इसका ग्राफ किस तरीके का होता है, सच दैट हमने वहां से इन्फर किया कि ये दोनों जो है इस तरीके से रिलेटेड है। लेट अस सपोज दैट हमारी पास y जो है, लेट अस सपोज दैट हमारी पास y जब 0 होगा तो इस इक्वेशन से x क्या होगा, 1। जब मेरे पास y लेट अस सपोज दैट 1 होगा तो x होगा 2। लेट अस सपोज दैट x मेरे y जो हमारे पास वो 2 होगा तो y हमारे पास 3 होगा। लेट अस सपोज दैट y मेरे पास 3 होगा तो x 4 होगा। इस ऑब्जर्वेशन से मुझे थोड़ा सा इन्फर हुआ कि यहां पर जब y इंक्रीज हो रहा है तो x भी उतने ही अमाउंट से, उतने ही परसेंटेज में, इक्वल की बात नहीं कर रहा हूं, देखो 1 और 2 यहां पर बराबर नहीं है, 2 और 3 बराबर नहीं है, मतलब उतने ही अमाउंट में जितना हम x
परसेंट इंक्रीज कर रहे हैं, वाई भी उतना ही परसेंट, जितना वाई इंक्रीज कर रहे हैं उतना ही एक्स भी इंक्रीज हो रहा है। ये रही हमारे पास ऑब्जर्वेशन। क्या रही? ऑब्जर्वेशन। इस ऑब्जर्वेशन को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना होगा, अगर मुझे इस ऑब्जर्वेशन को किस में रिप्रेजेंट करना होगा? एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करना होगा। किस में रिप्रेजेंट करना होगा? एक ग्राफ में मुझे रिप्रेजेंट करना होगा। तो मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा? वेट, इसको मैं ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकता हूं इस तरीके से, ध्यान रखना। ये जो हमारे पास, ये जो मैंने यहां पर बनाया, ये जो यहां पर प्रेजेंट है, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या कहते हैं? ये जो हमारे पास ऐसे ये जो दो एक्सिस हैं, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं। एक को हॉरिजॉन्टल कहते हैं, लेकिन ये भी डिपेंड है कि ऑब्जर्वर कहां से देख रहा है। जैसे अभी मैं यहां से देख रहा हूं, तो मेरे लिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है ये है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस कौन सा है मेरे लिए? ये है, ठीक है कि नहीं? तो मेरे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये है, लेकिन वर्टिकल एक्सिस मेरे हिसाब से कौन सा है? ये है मेरे पास हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस। अब इस ग्राफ में ध्यान रखना, इस ग्राफ में हम ये चीजें किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो मेरे पास लेट अस सपोज दैट वाई एक्सिस जो है, ध्यान रखना, वाई एक्सिस जो है वो है इंडिपेंडेंट। क्या है? वाई जो है इंडिपेंडेंट है और एक्स जो है डिपेंडेंट। अब यहां पर ध्यान रखना, ग्राफ में पहला रूल हमारी पास जो है, जो इंडिपेंडेंट है, जो इंडिपेंडेंट है वो हम हॉरिजेंटल एक्सिस पे प्रेजेंट करेंगे। क्या करेंगे? प्रेजेंट करेंगे, मतलब डिपेक्ट करेंगे। और एक्स अगर ये हमारे पास डिपेंडेंट है तो इसको वर्टिकल एक्सिस में, तो इसलिए मैं इस केस में मैं एक्स लिख रहा हूं इस डायरेक्शन में और वाई लिख रहा हूं इस डायरेक्शन में, ठीक है? ये वाई हो गया। दिस इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दिस इज वर्टिकल, क्योंकि वाई इंडिपेंडेंट है। जब मेरे पास वाई जीरो था, तो एक्स कितना था? 1 था। तो ये हो गया वाई 0 और 1। ये मुझे क्या बता रहा है कि ऑब्जेक्ट का एक फिजिकल क्वांटिटी, अगर लेट अस सपोज हम टाइम की बात करें, जब टाइम 0 था, ऑब्जेक्ट कहां पर था? 1 मीटर, लेट अस सपोज 1 मीटर या 1 यूनिट डिस्टेंस की दूरी पर। जब मेरे पास y1 था, जब मेरे पास हमारे पास यहां पर जब 1 था, जब मेरे पास y1 था, तो x कितना था? 2 था। तो इस केस में हमारे पास जब y1 होगा तो x कितना है? इसकी जस्ट अगेंस्ट जाना है, दिस इज 1 and 2। इसी तरीके से y जब मेरे पास 2 था, x कितना था? 3। तो ये हमारे पास हो गया y2 और x कितना हो गया? 3, ये वाला पॉइंट। अब देखो अगर मैं सारे, अगर 3 नेक्स्ट भी ये जो हमारी पास आगे वैल्यूज जो हैं, ये ऑब्जर्वेशन बहुत सारी होंगी, क्योंकि ग्राफ का यही फायदा होता है कि हम यहां से आगे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये कैसे बिहेव कर रहा है, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब जब ये सारी पॉइंट्स में कनेक्ट करूंगा, ये कनेक्ट करने के बाद मेरे पास यहां पर ये जो, ध्यान रखना, मेरे पास जो यहां पर ये स्ट्रेट लाइन बनी, ये है मेरे पास इस ऑब्जेक्ट का ग्राफ। किस ऑब्जेक्ट का ग्राफ? जिसके दो फिजिकल क्वांटिटीज इस तरीके से बिहेव कर रहे थे, ये ग्राफ मुझे ये बता रहा कि अगर मैं x इंक्रीज कर रहा हूं, जितना अमाउंट x इंक्रीज कर रहा हूं, उतना ही y भी इंक्रीज हो रहा है। इस प्रकार के रिलेशन को हम क्या कहते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन इसका मतलब यह है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब मेरे पास दो फिजिकल क्वांटिटीज होंगी, उनका ग्राफ क्या होगा? एक लीनियर ग्राफ होगा, लेकिन हमारे पास वो इंक्लाइंड होगा विद एक्स एक्सिस। मतलब एक्स एक्सिस या जो हॉरिजॉन्टल, अभी वाई हमारे पास है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। इसको कहते हैं हम डायरेक्टली, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ होता है वो इस प्रकार का होगा। मतलब एक लीनियर होगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। अब इसका स्लोप क्या होगा, व्हाटएवर, वो डिस्कस हमने करना है। एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा बट इंक्लाइंड विद दिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस, मतलब यहां पर कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। इसको कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी ग्राफ। मतलब दो फिजिकल क्वांटिटीज एक दूसरे के साथ जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे तो उस वाले ग्राफ का, उस वाली ऑब्जेक्ट के साथ जो फिजिकल क्वांटिटी जब हम मेजर करते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज का ग्राफ इस प्रकार का होगा। तो ये हमने सीखा थोड़ा सा कि हमारी पास ग्राफ जो होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। अब हम आ जाएंगे, पहला ग्राफ जो हमने डिस्कस करना है दैट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ डिस्कस करना है हमने? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब देखो हमारी पास सबसे पहली चीज ये माइंड में रखना है, ये नोट रखना है कि जब भी हम ग्राफ डिस्कस करेंगे, अच्छा थोड़ा सा कंक्लूजन देता हूं कि हमारी पास ग्राफ होता क्या है। ग्राफ हमारी पास कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज जो हमने किसी ऑब्जेक्ट के साथ मेजर की, उन दो फिजिकल क्वांटिटीज का किस प्रकार का रिलेशन है, वो दो फिजिकल क्वांटिटीज का रिलेशन जो है वो शो करवाता है ग्राफ।
जहां से हमें क्या पता चलता है, जहां से हमें यह पता चलता है ऑब्जेक्ट का बिहेवियर क्या है, ऑब्जेक्ट का फेनोमिना किस प्रकार का है, वो हमें पता चलता है। अब देखो ग्राफ के लिए आपको यह नोट रखना है कि हमारी पास ग्राफ को डिपिक्ट करने के लिए या प्रेजेंट करने के लिए हमारे पास होना चाहिए कोऑर्डिनेट एक्सेस। क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेट एक्सेस, जिसको हम फिजिक्स में कहते हैं रेफरेंस सिस्टम। क्या कहते हैं? रेफरेंस सिस्टम। कोऑर्डिनेट एक्सेस का मतलब यह है कि लेट अस सपोज दैट हमारी पास एक फिजिकल क्वांटिटी है जो हम मेजर कर रहे हैं, तो उस चीज के लिए एक एक्सेस हमने लिया जिसमें हम, जैसे हम रियल लाइन लेते हैं तो यहां पर हम मेजर करेंगे, ये हम ओरिजिन लेंगे, यहां पर ऑब्जर्वर है तो हम मेजर करेंगे कि ऑब्जेक्ट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। लेकिन अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज है, हम एक और कोऑर्डिनेट एक्सेस लेंगे जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं परपेंडिकुलरली। क्या कर रहे हैं? ध्यान रखना, परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सच दैट एक डायरेक्शन में हम एक फिजिकल क्वांटिटी लेंगे, दूसरे डायरेक्शन में दूसरी फिजिकल क्वांटिटी लेंगे। अब इस कोऑर्डिनेट एक्सेस में, अभी मैंने कहा इसमें दो किस्म के एक्सेस होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल, दूसरा होता है वर्टिकल। अब हॉरिजॉन्टल कौन है और वर्टिकल कौन है, ये हमने डिसाइड करेंगे कि ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है, ऐसा नहीं है। हॉरिजॉन्टल कौन सा है वो डिपेंड होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सेस, ये जो हमारे पास है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल एक्सेस कौन सा होता है, ये डिपेंड होता है, ये किस पे डिपेंड है कि ऑब्जर्वर पर। ऑब्जर्वर कहां से देख रहा है, ऑब्जर्वर का, देखो अगर लेट अस सपोज दैट यहां पर, तो अभी मैं इस डायरेक्शन में हूं, मैं यहां पर हूं, लेट अस सपोज दैट मैं यहां पर हूं, तो मेरे हिसाब से अभी हॉरिजॉन्टल जो है, जो स्ट्रेट है, हॉरिजॉन्टल कौन सा है, ये वाला एक्सिस है, तो हम लेट अस सपोज इसका नाम रखेंगे एक्स एक्सिस। क्या नाम रखेंगे? एक्स एक्सिस। तो इस केस में मेरे पास हॉरिजॉन्टल जो है ये है। लेकिन अगर ऑब्जर्वर यहां पर होगा, अगर ऑब्जर्वर यहां पर होगा, यहां से देख रहा हूं, उसके लिए ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से ये हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि मैं यहां से देख रहा हूं, ये हॉरिजॉन्टल है। तो हमारे पास वर्टिकल क्या होगा, तो दूसरा हमारे पास ये वर्टिकल रहेगा, ये वर्टिकल रहेगा जो स्टैंडिंग रहेगा, ठीक है नहीं? ये दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस जो है एक जगह पर इंटरसेक्ट करते हैं, जहां पर एक ऑब्जर्वर होगा, जिसको हम कहेंगे रेफरेंस पॉइंट। क्या कहेंगे? रेफरेंस पॉइंट। तो एक डायरेक्शन में, एक एक्सिस में हम एक फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर डिपिक्ट करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, मेजर तो हम करेंगे लेकिन यहां पर सिर्फ प्रेजेंट करेंगे, और वर्टिकल एक्सिस में हम दूसरा क्या कहते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज को प्रेजेंट करेंगे आफ्टर मेजरमेंट, ठीक है? अब देखो हॉरिजॉन्टल एक्सिस की अगर हम बात करेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज का वैल्यू हम प्रेजेंट करेंगे? हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम इंडिपेंडेंट, ध्यान रखना, ये जस्ट रूल है, कन्वेंशन है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल या इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज को क्या करेंगे? प्रेजेंट करेंगे। क्या करेंगे? प्रेजेंट करेंगे। वर्टिकल एक्सिस में हम कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को प्रेजेंट करेंगे? दैट इज डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। ये जस्ट बेसिक रूल है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है? तो अब हमारे पास क्या है कि नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है। अब हमने क्या डिस्कस करना है? पहला टॉपिक, दैट इज अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब यहां पर हमें बता रहा है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब डिस्टेंस टाइम से ही हमने क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मोशन। अगर आपको याद होगा हम क्या पढ़ रहे हैं? मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास होना चाहिए पोजीशन। हमने पोजीशन मेजर करना है किसके हिसाब से? टाइम के हिसाब से। और मेजर कौन करेगा? ऑब्जर्वर, जिसको हमने सराउंडिंग माना, ठीक नहीं? अब पोजीशन को मेजर करने के लिए हमने पहली फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी मेजर की, इंट्रोड्यूस की थी? दैट वाज डिस्टेंस। तो हमने अगर मोशन एक्सप्लेन करना है तो हम एक काम करेंगे ना, उस ऑब्जेक्ट के साथ एक तो डिस्टेंस मेजर करेंगे और क्या मेजर करेंगे? टाइम। पहला तो यही है, तो हम डिस्टेंस मेजर करेंगे और टाइम मेजर करेंगे। हम देखेंगे इस डिस्टेंस और टाइम का आपस में किस प्रकार का रिलेशन होता है। लेकिन किस किस चीज के लिए? अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होगा, अगर हमारी पास ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा, ठीक है? तो हमने यहां पर ये डिटेल में डिस्कस करना है कि किस प्रकार का रिलेशन हो सकता है डिस्टेंस टाइम का रिलेशन किस प्रकार का है किसी ऑब्जेक्ट के साथ, जब ऑब्जेक्ट फेनोमेना ये शो कर रहा होगा। ये मतलब क्या है? अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, अगर ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, यूनिफॉर्म में होगा, नॉन यूनिफॉर्म में होगा, ऑल दीज, ये सारी चीजें हमने डिस्कस यहां पर करना है। अब देखिए यहां पर हमारी पास दो फिजिकल क्वांटिटी है, एक है हमारे पास डिस्टेंस और दूसरा है हमारे पास टाइम। अब डिस्टेंस और टाइम में सबसे पहले हमने ये चुनना है कि डिपेंडेंट कौन है और इंडिपेंडेंट कौन है। देखो हम डिस्टेंस मेजर तो करते हैं, लेकिन किसके हिसाब से? टाइम के हिसाब से। तो टाइम हमारे पास क्या बनेगा? इंडिपेंडेंट। टाइम क्या बनेगा हमारे पास? ये बनेगा हमारे पास इंडिपेंडेंट। ये क्या बनेगा?
इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस में डिपिक्ट करेंगे, और हमारे पास डिस्टेंस क्या बनेगा, डिपेंडेंट। क्या बनेगा, डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी जो हम वर्टिकल एक्सिस में डिपिक्ट करेंगे। लेकिन जब हम किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस टाइम ग्राफ डिस्कस करेंगे, किस चीज के लिए, उस ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, स्टेट ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट केसेस बनते हैं। हमारे पास ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है, ये भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मतलब ग्राफ तो ये भी एक्सप्लेन करना चाहिए ना, ग्राफ के बेस पर ही हमने कहा कि ऑब्जेक्ट कहां पर है, रेस्ट में है, कहां पर है, तो ग्राफ ये चीज भी एक्सप्लेन करना चाहिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट मोशन में है, उसके बाद ऑब्जेक्ट मोशन में है, लेकिन मोशन में दो चीजें हमारे पास है, ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है या ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। तो मतलब ये है कि हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो हमने 3 इंपॉर्टेंट केसेस के लिए डिस्कस करना है। 3 इंपॉर्टेंट केसेस हमारे पास, एक तो रेस्ट आता है कि हमारे पास जब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, दूसरा हमारे पास है मोशन, और मोशन में हमारे पास ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमारे पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस टाइम ग्राफ किस तरीके का हो सकता है। अब इसमें सबसे पहली चीज हम रेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे पास जब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो हमारी पास है वो किस प्रकार का होगा। अब इसका मतलब क्या है, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, उसके साथ जो हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, पोजीशन मेजर करेंगे और टाइम मेजर करेंगे। डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन, डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन फॉर एन ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट, जो रेस्ट में है उस केस में उसका ग्राफ किस प्रकार का होगा, और उस ग्राफ के बिहेवियर पर हम कह सकते हैं, देखो हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है अभी स्टेट ऑफ रेस्ट में है। अब हमारे पास यहां पर इस केस में सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, अब यह हमें कैसे पता चलता है कि लेट अस सपोज दैट हमारे पास ऑब्जर्वर जो है इस पॉइंट O पर है, और एक ऑब्जेक्ट जो है, एक ऑब्जेक्ट किसी डिस्टेंस की दूरी पर, लेट अस सपोज दैट 5 मीटर की दूरी पर है, इस पॉइंट A पर है, इस पॉइंट A पर है, और ये ऑब्जेक्ट लेट अस सपोज दैट मेरे पास ये ऑब्जेक्ट लेट अस सपोज दैट एक चेयर है। क्या है, लेट अस सपोज दैट ये चेयर है। ये ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जर्वर जो है, इस ऑब्जेक्ट चेयर को ऑब्जर्व कर रहा है। क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। या लेट अस सपोज दैट चेयर की जगह हमारे पास कोई बस है जो किसी स्टैंड पर है, हम उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, उस बस को देख रहे हैं। कहां से देख रहे हैं, इस ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है। ये ऑब्जर्वर क्या कर रहा है कि ये इस ऑब्जेक्ट के साथ दो चीजें रिलेट कर रहा है, इसकी स्टेट को फाइंड आउट करने के लिए, इसकी स्टेट को ऑब्जर्व करने के लिए, या इसकी स्टेट का बिहेवियर फाइंड आउट करने के लिए कि ऑब्जेक्ट जो है किस तरीके से बिहेव कर रहा है, क्या ये रेस्ट में है, क्या ये मोशन में है, या किसी और स्टेट में है, और इसका बिहेवियर एंटायर क्या है। यहां पर हमारी बस ये ऑब्जर्वर जो है इस ऑब्जेक्ट को जब ऑब्जर्व कर रहा है, तो यहां पर ये दो चीजें मेजर करने की कोशिश कर रहा है। एक तो हमारे पास टाइम है, और दूसरा हमारे पास इसकी पोजीशन, दैट इज डिस्टेंस, जिसको हम लेट अस सपोज एस से डिनोट करते हैं। ठीक है नहीं, ये इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर कर रहा है, इसकी पोजीशन मेजर कर रहा है, और साथ में टाइम भी मेजर कर रहा है। जो ये ऑब्जर्व कर रहा है, तो इसने दो वैल्यूज फाइंड आउट की, दो वैल्यूज मेजर की। वो दो वैल्यूज हमारे पास कौन कौन सा है, एक है हमारे पास टाइम, और दूसरा है लेट अस सपोज दैट डिस्टेंस। ये दोनों चीजें जब इस ऑब्जेक्ट के साथ ये मेजर कर रहा है, ये देख रहा है कि जब टाइम 0 था, टाइम 0 का मतलब है कि जब इसने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, इनिशियल टाइम, इसने देखा इसका पोजीशन जो था दैट वाज 5 मीटर। फिर टाइम उसने और मेजर किया, टाइम चेंज हो रहा है, लेट अस सपोज दैट टाइम 1 हो गया। इसने देखा कि हमारी पास ये ऑब्जेक्ट जो है यहीं पर है, मतलब 5 मीटर की दूरी पर इस ऑब्जर्वर के हिसाब से है। फिर इसने टाइम और मेजर किया, और चेंज टाइम हुआ, लेट अस सपोज दैट टाइम 2 हुआ, लेकिन इसने देखा ये ऑब्जेक्ट जो है 5 मीटर की दूरी पर है। फिर टाइम लेट अस सपोज दैट 3 हुआ, इसने देखा ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है, या जो ऑब्जेक्ट बैठा हुआ 5 मीटर की दूरी पर है। अब यहां से इसने थोड़ा आइडिया लगाया, इस ऑब्जर्वेशन लेने के बाद, इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने के बाद, कि हमारे पास यहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन जो है, ये जो अपनी पोजीशन जो है टाइम के हिसाब से चेंज नहीं कर रहा है। ध्यान रखना, लेट अस आज आप ऐसा अज्यूम करेंगे कि अभी जो ये रेस्ट वाला कंसेप्ट फिजिक्स में अभी नहीं आया है, तो आप पहली बार एक लेट अस सपोज आप एक साइंटिस्ट हैं, आप जो ऑब्जर्व कर रहे हैं इस चीज को कि यहां पर क्या हो रहा है। उसने यहां पर ऑब्जर्व किया कि यहां पर जो है ये पोजीशन जो है टाइम के हिसाब से चेंज नहीं हो रही है। जो पोजीशन ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन टाइम के हिसाब से चेंज नहीं कर रहा है,
तो इसने एक काम किया कि यहां पर हमारे पास इस चीज को एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट किया, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट किया। लेट अस सपोज दैट ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और लेट अस सपोज दैट ये हमारे पास वर्टिकल एक्सिस है। इसने एक काम किया कि हमारे पास यहां से तो आइडिया लग रहा है, जो हमने ऑब्जर्व किया, जो उसने ऑब्जर्व किया या किसी ने भी ऑब्जर्व किया, एक ऑब्जर्वर है उसने ऑब्जर्व किया, उसने देखा कि देखो टाइम तो चेंज हो रहा है, यहां पर टाइम तो चेंज हो रहा है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट जो है अपनी जगह पर है। अपनी जगह मतलब ये है कि ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। अब एक काम करते हैं, इस चीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस में। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हम टाइम लेंगे, टाइम इसलिए हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस में लेंगे क्योंकि टाइम यहां पर इस ऑब्जेक्ट के साथ, या टाइम यहां पर फिजिकल क्वांटिटी जो है वो एक इंडिपेंडेंट है, क्योंकि हम पोजीशन फाइंड आउट कर रहे हैं इन अकॉर्डेंस विद टाइम, मीन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम पोजीशन पे डिपेंड नहीं है, लेकिन पोजीशन जो हम मेजर कर रहे हैं वो टाइम के हिसाब से कर रहे हैं, इसलिए टाइम जो है वो हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस में लेंगे और हमारी पास डिस्टेंस जो हमारे पास है वो वर्टिकल एक्सिस में लेंगे। यहां पर टाइम की वैल्यूज और डिस्टेंस या पोजीशन, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन, उस ऑब्जेक्ट के साथ जो टाइम हम मेजर कर रहे हैं वो दोनों वैल्यूज हम यहां पर प्रेजेंट करेंगे, डिपिक्ट करेंगे या रिप्रेजेंट यहां पर करेंगे, जिससे हमें यह आइडिया लगेगा कि आखिरकार इस ऑब्जेक्ट के साथ ये जो डिस्टेंस और टाइम है, इन दोनों का किस प्रकार का रिलेशन है, क्या कोई रिलेशन है या नहीं है, अगर है तो किस प्रकार का है। अब अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, टाइम एक्सिस में हम टाइम्स की वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहां पर लेट अस सपोज दैट ये हमारे पास ओरिजिन है, यहां पर वैल्यू होगा 0, यहां पर टाइम का भी वैल्यू 0 होगा और पोजीशन मींस डिस्टेंस का भी वैल्यू 0 होगा। अब नेक्स्ट जो स्केलिंग हम करेंगे, लेट अस सपोज द मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास टाइम का 3 जा रहा है, तो मैं इसको लिखूंगा 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। अगर ग्राफ पेपर आप लेंगे तो यहां पर इस 1 2 3 का मतलब स्केलिंग हमने टाइम एक्सिस में इस तरीके से की कि मतलब यहां पर जो यहां एक गैप होता है इसमें 10 डिविजन्स होती हैं। कितनी होती हैं? 10 डिविजन्स। और इसका मतलब यह है कि हमने 10 डिवीजन लिया 1 यूनिट के बराबर। कितने? 1 यूनिट के बराबर। उसके बाद डिस्टेंस हमारी पास 5 है, तो हम इस तरीके से लेंगे, लेट अस सपोज दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। तो ये हमारी पास आ गया पोजीशन का डिविजन्स। तो अब हम ये चीज जो, ये तो हमने ग्राफ में स्केलिंग की, अब हमने क्या कोऑर्डिनेट एक्सिस में स्केलिंग की। अब हम एक काम करेंगे, हम ये वैल्यू जो है, ये जो हमारी पास वैल्यूज हैं यहां पर प्रेजेंट करेंगे इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में। हम देखेंगे यहां पर हमारे पास कुछ ग्राफ आएगा, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में कहीं पर ग्राफ आ जाएगा, तो वो ग्राफ मुझे बताएगा कि ऑब्जेक्ट अभी क्या कर रहा है, कौन सी स्टेट में है। अब देखो पहली वैल्यू पर फोकस करेंगे, तो पहली वैल्यू हमारे पास जब मेरे पास टाइम 0 था और पोजीशन थी 5, तो ये हो गया टाइम 0, क्योंकि टाइम की एक्सेस में नहीं गया, पोजीशन हमारे पास 5 है, तो ये पॉइंट आ जाएगा 0 5। फिर हमने देखा टाइम 1 था और पोजीशन 5, ये हो गया टाइम 1 और पोजीशन अपवर्ड है और कहां तक जाना है? 5 के अगेंस्ट हो गया, ये हो गया हमारे पास 1 5 पोजीशन, ठीक नहीं। उसके बाद हमारे पास टाइम जो है 2, मतलब 1 एंड 2 तक जाएंगे, तो यहां से ऊपर हमारे पास 2 में पोजीशन कौन सी है? 5 ही है। फिर हम 3 पर जाएंगे, 3 टाइम है, तो हमारी पास पोजीशन क्या है? ये है हमारे पास 3 5 पॉइंट्स, ठीक नहीं। अब इन पॉइंट को कनेक्ट करेंगे, इन पॉइंट को इसलिए कनेक्ट करेंगे, हम देखेंगे कि यहां पर इस ऑब्जेक्ट के साथ ये जो पोजीशन है, ये जो डिस्टेंस है, क्या टाइम के साथ कोई रिलेशन है? अगर है तो किस प्रकार का है। अब जो हमारी पास यहां पर, अब जो हमारी पास यहां पर ये लाइन, एक स्ट्रेट लाइन यहां पर मिली, ये है हमारे पास ग्राफ, ये हमारे पास, ये है हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट, जो कि रेस्ट में है। यहां से हमने क्या देखा कि हमारी पास जब ऑब्जेक्ट होगा, ध्यान रखना, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होगा दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। सबसे पहली हमारी पास क्या होगा? वो स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन इसलिए है क्योंकि हमारी पास डिस्टेंस और टाइम जो है, डिस्टेंस और टाइम जो है, इनका एक पावर ले रहे हैं, मींस s raised to power 1 t raised to power 1। हम 2 पावर नहीं ले रहे हैं, 3 पावर नहीं ले रहे हैं, इसलिए लीनियर इक्वेशन बने, एक लीनियर रिलेशन बनेगा। क्या बनेगा? जिसका ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। इस केस में हमने ये ऑब्जर्व किया कि हमारी पास जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो आ जाएगा दैट विल बी स्ट्रेट लाइन, लेकिन कैसे? पैरेलल टू टाइम एक्सिस, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अगर ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस आया, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है टाइम तो चेंज हो रहा है, टाइम तो चेंज हो रहा है, लेकिन डिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं हो रहा। देखो अगर हम यहां पर देखेंगे, देखो टाइम हो गया 1 देन 2 देन 3, चेंज हो रहा है, लेकिन हमारी बस यहां पर क्या हुआ कि हमारी पास यहां पर पोजीशन जो है, जो हमारी पास पोजीशन है वो वेरी नहीं। पर देखेंगे यहां से यहां की ओर टाइम चेंज हुआ, लेकिन उसके बाद फिर से टाइम चेंज हुआ, फिर जो हमारे पास टाइम चेंज हुआ। लेकिन अगर यहां पर हम देखेंगे तो देखो, जब टाइम 1 था पोजीशन वही 5 थी, टाइम 2 था पोजीशन वही 5 है। तो इस चीज को जब हमने ये ऑब्जर्व किया,
उसका बिहेवियर, उस ऑब्जेक्ट का जो यहां पर था, इसका बिहेवियर देखा ऐसा है, और फिर ग्राफ में देखा इस प्रकार का है, हमने इस बिहेवियर का नाम रखा रेस्ट। क्या रखा नाम? रेस्ट। तो इसका मतलब यह है कि जब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, उसका ग्राफिकल बिहेवियर क्या होगा, उसका ग्राफ क्या होगा? दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, एक लीनियर ग्राफ होगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस, जो हमें यह बताएगा कि हमारी पास ऑब्जेक्ट जो है अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, दो के टाइम चेंज हो रहा है। अब हमारी पास नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जब हमारी पास ऑब्जेक्ट जो होगा वो मोशन में होगा। कहां पर होगा? जब हमारी पास ऑब्जेक्ट जो होगा मोशन में होगा, तो उस केस में हमारी पास ग्राफ जो हमारे पास होगा वो किस प्रकार का हो सकता है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि हमारी पास जब एक ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, जब एक ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, तो मोशन में सबसे पहली चीज हम डिस्कस करेंगे अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होगा। फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि अगर हमारी पास, ध्यान रखना, अगर हमारी पास एक ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उस केस में उसका ग्राफ क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारी पास एक ऑब्जेक्ट जो है, लेट अस सपोज दैट हमारी पास एक ऑब्जेक्ट है, उसका डिस्टेंस और टाइम ग्राफ हम मेजर डिपिक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें दो चीजें मेजर करनी पड़ेगी, एक डिस्टेंस, एक टाइम। लेट अस सपोज दैट हमने ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्वेशन टेबल हमारी पास इस प्रकार का है कि हमारी पास टाइम लेट अस सपोज 0 था और पोजीशन उसकी 0 थी, मतलब अभी रेस्ट पे ही था या कहीं ओरिजिन पर ही था वो हमारे पास। तो उसके बाद हमारी लेट अस सपोज दैट टाइम 1 हो गया और इसका डिस्टेंस जो है लेट अस सपोज दैट वो 2 मीटर या 2 यूनिट व्हाटएवर जो भी होगा। लेट अस सपोज दैट टाइम 2 हो गया तो हमारी पास डिस्टेंस 4 हो गया। लेट अस सपोज दैट टाइम 3 हो गया, डिस्टेंस लेट अस सपोज 6 हो गया। अब यहां पर अगर हम देखेंगे कि हमारी पास यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसका मोशन यूनिफॉर्म है, यहां पर बिहेवियर इस प्रकार का है कि जब हमने इसके साथ डिस्टेंस और टाइम मेजर किया, हमने देखा कि टाइम का जो इंटरवल है, गैप जो है, दैट इज अ 1 एंड 1 मींस यूनिफॉर्म, दैट इज अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब अगर पोजीशन देखेंगे तो 2 का गैप है हमारे पास, है 2 इसका मतलब हमारे पास यहां पर ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब अगर मुझे इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस में रिप्रेजेंट करना होगा सच दैट मुझे इसका ग्राफ मिलेगा कि इसका ग्राफ किस प्रकार का हो सकता है। तो यहां पर मेरे पास टाइम आ गया, ये हो गया हमारे पास डिस्टेंस। टाइम की अगर हम बात करेंगे तो इसको इस तरीके से स्केलिंग करेंगे, लेट्स सपोज दिस इज 0, दिस इज 1, 2 एंड 3। तो यहां पर इस डायरेक्शन में 6 तक जा रहा है, हम 2 का गैप लेंगे, 2 देन 4 देन 6 देन 8, इस तरीके से स्केलिंग करेंगे। अब ये वैल्यू जब हम डिपिक्ट करेंगे या प्रेजेंट करेंगे इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में, तो हमारे पास ग्राफ किस तरीके का आता है। देखो हमारी पास क्या है कि फॉर एग्जांपल आपको एग्जाम में आता है इस प्रकार का क्वेश्चन, बताओ हमारी पास नीचे 4 ऑप्शन है, 4 डिफरेंट किस्म के ग्राफ होंगे, ये हमारी पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। बताओ हमारी पास 4 ऑप्शन में से हमारी पास कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट करता है ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट हु इज या विच इज एट रेस्ट, जो रेस्ट में है। तो आपके पास ये ऑप्शन भी होगा, ऐसा वाला ऑप्शन भी होगा। कोई वैल्यूज नहीं दी है, जस्ट ग्राफ बनाया है, यहां पर एक ग्राफ रिप्रेजेंट किया है। आपको पता चलना चाहिए ये ग्राफ जो है ये रेस्ट स्टेट का है। किस स्टेट का है? ये रेस्ट स्टेट का है। इसी तरीके से हम मोशन की बात करेंगे तो मोशन में हमारे पास इस प्रकार का ग्राफ नहीं आएगा। अभी हम एक टेक्निकल टर्म्स डिस्कस करेंगे ग्राफ्स के रिलेटेड, जो कि इंपॉर्टेंट होती है, जो हमें ग्राफ्स में डिस्कस करना है, जो कि हमारे पास स्लोप है, वो भी हम डिस्कस यहां पर करेंगे। लेकिन पहले हम देखेंगे एक दो ग्राफ डिस्कस करेंगे, किस प्रकार के ग्राफ्स किसी भी ऑब्जेक्ट के आते हैं जब हमारी पास वो डिफरेंट स्टेट्स में होता है, चाहे रेस्ट स्टेट में है, चाहे मोशन स्टेट में है, चाहे यूनिफॉर्म है, चाहे नॉन यूनिफॉर्म है, या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है या नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में है। अब देखो हमारे पास ये वैल्यूज जब हम इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में प्रेजेंट करेंगे, मतलब ये जो ऑब्जर्वेशन यहां पर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन, कि ऑब्जेक्ट अभी किस में है, एक यूनिफॉर्म मोशन में है। ये चीज, ये वैल्यूज जब हम यहां पर प्रेजेंट करेंगे तो हमारी पास इस प्रकार का एक ग्राफ आ जाएगा। हमारे पास जब टाइम 0 था तो एस कितना था, 0, ये है टाइम 0, ये हमारे पास ये वाला पॉइंट जो हमारे पास आ जाएगा ये आ जाएगा 0 0 0 0 का मतलब ये है कि जब टाइम 0 था तो पोजीशन 0 थी, मतलब जब उसने मेजर करना स्टार्ट किया तो ऑब्जेक्ट अभी ओरिजिन पर ही था या एक रेस्ट में ही था। उसके बाद हमारे पास जब हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू t इज इक्वल्स टू 1, तो t हो गया 1, यहां से यहां तक आ जाएंगे 1, और उस टाइम हमारे पास पोजीशन कितना था 2, तो यहां से जस्ट ऊपर जाएंगे तो ये हो गया हमारे पास 1 एंड 2,
ठीक है नहीं, ये पॉइंट ये रिप्रेजेंट करता है कि ऑब्जेक्ट इस तरीके से बिहेव कर रहा है, इस तरीके से चल रहा है। अब देखो हमारे पास टाइम 2 था, तो यहां पर आ जाएंगे, नेक्स्ट 2 पर आ जाएंगे। 2 से जब 2 वैल्यू था उस पर हमारे पास करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो पोजीशन की थी वो 4 है, तो हमारे पास यहां से ऊपर जाएंगे परपेंडिकुलरली, ये हो गया हमारे पास, लेट अस सपोज दिस इज 2 and 4। इसी तरीके से हमारे पास 3 का भी आ जाएगा, तो इसका करस्पॉन्डिंग हमारे पास लेट अस सपोज यहां पर आता है 2 and 6, 2 and 6। अब इन पॉइंट्स को जब हम कनेक्ट करेंगे, इन सब पॉइंट्स को जब हम कनेक्ट करेंगे, तो हमारे पास इस प्रकार का ग्राफ आ जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा। ये ग्राफ भी हमारे पास, जैसे कि रेस्ट के केस में हमारे पास ग्राफ किस प्रकार का है, लीनियर मीन स्ट्रेट, बट दिस इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। पैरेलल टू टाइम एक्सिस का मतलब ये है कि टाइम जो है वो वेरी कर रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट की पोजीशन अब वेरी नहीं कर रही है। जिस केस में हमारे पास, अगर बाद में भी देखेंगे, तो यहां पर स्लोप हमारे पास जो होता है, अगर सिंपल भाषा में देखेंगे, स्लोप जो यहां पर है, ढलवान जो है वो 0 है। वो आगे भी डिस्कस करेंगे किस तरीके से 0 आता है। लेकिन यहां पर हमारी पास जब एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होता है, किस वाली मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में होता है, उस केस में भी हमारी पास ग्राफ जो है दैट इज लीनियर, दैट इज स्ट्रेट लाइन, दैट इज स्ट्रेट लाइन बट इंक्लाइंड, ध्यान रखना, बट इंक्लाइंड विद टाइम एक्सिस, इंक्लाइंड विद टाइम एक्सिस। इसका मतलब क्या है कि ये टाइम एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, कुछ ना कुछ। अब अगर ये कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है तो इसका स्लोप होगा। देखो पहले केस में, अगर यहां पर हम देखेंगे रेस्ट के केस में, क्या ये वाला ग्राफ जो है, रेस्ट वाला ग्राफ जो हमारे पास है, ये जो स्ट्रेट लाइन बनी, क्या ये टाइम एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रही? नहीं, 0 एंगल है। इसलिए हमारे पास यहां पर कोई भी स्लोप नहीं है, यहां पर भी कोई भी स्लोप नहीं है। ये तो हो गया सिंपल भाषा में, स्लोप हम देख के बता सकते हैं किसका स्लोप है या किसका नहीं है, किसका ज्यादा हो सकता है। लेकिन मैथमेटिकली हमने बताना है, हमें एक ग्राफ का स्लोप जरूरी निकालना होता है, क्योंकि हमें वो बताता है किसी फिजिकल क्वांटिटीज की इंटरप्रिटेशन, कि यहां पर कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज इंक्लूडेड है, या कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज यहां से हम मेजर कर सकते हैं, मतलब फिजिकल मीनिंग्स हमें बताता है ग्राफ का। तो अब हमारी पास जो यूनिफॉर्म मोशन में होगा, तो उस केस में हमारी पास ग्राफ जो है इस प्रकार का होगा। अब हमारे पास यहां से तो क्लियर हो गया कि हमारी पास एक ऑब्जेक्ट अब यूनिफॉर्म मोशन में होगा, तो उसका ग्राफ जो होगा दैट विल बी लीनियर, अ स्ट्रेट लाइन व्हिच इज इंक्लाइंड विद द टाइम एक्सिस, मींस इट्स मेकिंग एंगल, सम एंगल विद टाइम एक्सिस, which clearly shows that this type of graph has some sort of slope। तो स्लोप का मतलब यहां पर ये है। अब यहां पर जो स्लोप है, अब यहां पर कंक्लूजन निकालेंगे। यहां से हमारे पास कंक्लूजन्स क्या मिली? कंक्लूजन, सबसे पहला कंक्लूजन कि हमारे पास जो इसका ग्राफ होगा यूनिफॉर्म मोशन का, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ध्यान रखना, वो होगा स्ट्रेट लाइन। क्या होगा? स्ट्रेट लाइन बट इंक्लाइंड विद टाइम एक्सिस, बट इंक्लाइंड विद टाइम एक्सिस। उसके बाद सेकंड हमारी पास इसमें कंक्लूजन हमारी पास ये है कि हमारी पास ये जो ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारी पास ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, बट विद यूनिफॉर्म रेट, बट विद यूनिफॉर्म रेट। मतलब अगर पोजीशन चेंज हो रही है वो इक्वल अमाउंट से हो रही है, मतलब इक्वल रेट से हो रही है। जैसे कि हमारी पास ये 2-2 यूनिट चेंज कर रहा है, सिर्फ 2-2 यूनिट चेंज कर रहा है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हो गई। तीसरा हमारे पास, इसके बाद हमने इसका डिस्कस करना है सिग्निफिकेंस। इस ग्राफ से हमारी पास क्या मिलेगा? इस ग्राफ को डिस्कस करने के बाद हमें मिला क्या? एक तो हमें क्लियर हुआ कि हमारी पास जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो उसका बिहेवियर ए प्रकार का होगा। दूसरी चीज हमने ये कंक्लूजन में निकाली कि हमारी पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। और तीसरा पॉइंट हमारी पास ये है कि हमारी पास ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन चेंज होगा दैट विल बी विद यूनिफॉर्म रेट। चेंज तो होगा लेकिन यूनिफॉर्म रेट से चेंज होगा, ठीक है कि नहीं? तो अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हमारी पास इसमें सिग्निफिकेंस। ध्यान रखना, सिग्निफिकेंस ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ when an object is in uniform मोशन। जब हमारी बस ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो उस केस में हमारी पास इस ग्राफ का सिग्निफिकेंस क्या होगा, यहां से हमें क्या वैल्यू मिल सकती है। इसलिए इसको पढ़ने से पहले हमें एक चीज डिस्कस करना है, दैट इज स्लोप। ध्यान रखना, स्लोप ऑफ अ ग्राफ, ये किसी भी ग्राफ का है, कोई भी ग्राफ हम लाइफ में पढ़ रहे हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज का रिलेशन हम ग्राफिकली प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस ग्राफ का हमें स्लोप निकालना होता है, स्लोप ऑफ अ ग्राफ। फॉर एग्जाम्पल हमारी पास 2 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी का नाम y है और दूसरे फिजिकल क्वांटिटी का नाम x है। सच दैट x जो है वो इंडिपेंडेंट है और y जो है डिपेंडेंट है। अब लेट अस सपोज दैट हमारी पास यहां पर कुछ इस प्रकार का किसी भी किस्म का ग्राफ आ गया। इस ग्राफ का हमने स्लोप निकालना होता है, जिसको सिंपल भाषा में ढलवान कहते हैं, ठीक है नहीं?
तो ये स्लोप निकालने की वजह से हमें कुछ ना कुछ यहां से मिल सकता है, मतलब कोई नहीं फिजिकल क्वांटिटीज जो इस ऑब्जेक्ट के साथ होगी उनका फिजिकल मीनिंग हमें पता चलेगा, मतलब यहां से हम कुछ कैलकुलेशन कर सकते हैं, कुछ वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। अब स्लोप ऑफ अ ग्राफ की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? स्लोप ऑफ अ ग्राफ का मतलब ये होता है कि अगर अब ग्राफ, ध्यान रखना, ग्राफ में हम दो चीजों के बीच का रिलेशन देख रहे हैं, एक है डिपेंडेंट, दूसरा है इंडिपेंडेंट। अब ध्यान रखना, हम किसका वेरिएशन देखते हैं? हम देखते हैं जो डिपेंडेंट है, जो डिपेंडेंट है वो कैसे रिलेटेड है इंडिपेंडेंट से। अब इसका मतलब क्या है कि जो इंडिपेंडेंट है जब वो चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग जो हमारी पास डिपेंडेंट है वो कैसे चेंज होगा, ये कंपैरिजन निकालने के लिए हम स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप एक्चुअली रिप्रेजेंट्स, इट रिप्रेजेंट्स या इंप्लाइज दिस वेरिएशन, अ काइंड ऑफ रिलेशन आप दिखा सकते हैं। इट इज अ वेरिएशन ऑफ व्हाट? डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to independent variable, means independent physical quantity। मतलब यह है कि मुझे y को कंपेयर करना है किसके साथ? x के साथ। जब मैं ये दो चीजों कंपेयर करूंगा तो ये मुझे इन दोनों का रिलेशन दिखाएगा और अकॉर्डिंगली हमारे पास वो वैल्यू जो है वो मुझे बताएगा इस ग्राफ का क्या स्लोप है। मतलब मुझे y किसके साथ कंपेयर करना है? x के साथ। जब मुझे y करना है कंपेयर x के साथ, इसका मतलब यह है कि स्लोप किसके बराबर आ जाएगा? y को कंपेयर करना है x के साथ। डिनोमिनेटर में हम ओरिजिनल लिखेंगे, एक रेफरेंस लिखेंगे जिसके साथ हमें कंपेयर करना है। इससे हमें क्या पता चलेगा कि स्लोप कितना हो सकता है ग्राफ का। अब हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट। किस ऑब्जेक्ट के लिए ध्यान रखना है? जो कि यूनिफॉर्म मोशन में है। अब हम क्या डिस्कस करेंगे? हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट विच इज इन यूनिफॉर्म मोशन, जो कि यूनिफॉर्म मोशन में है, उसका टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ का सिग्निफिकेंस हम डिस्कस करेंगे। तो लेट अस सपोज दैट हमारी पास ये एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। ध्यान रखना हम कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन में है, ये टाइम है, ये डिस्टेंस है, इसका ग्राफ जो है, अगर देखो ध्यान रखना, यहां पर अगर ऑब्जेक्ट ओरिजिन से ही स्टार्ट हुआ है, ओरिजिन जीरो वैल्यू से स्टार्ट हुआ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन ऐसा स्ट्रेट लाइन आएगा, इंक्लाइंड विद टाइम एक्सिस, स्ट्रेट लाइन इस तरीके से आ जाएगा, जो कि मुझे रिप्रेजेंट करेगा कि अभी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट पहले से ही ऑब्जर्वर से कहीं दूरी पर हो, तो वहां से उसने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस स्टार्ट किया। लेट अस सपोज दैट 5 मीटर की दूरी पर पहले ही था, ये 5 मीटर, यहां से यहां तक 5 मीटर है, 5 मीटर की दूरी पर पहले ही था। फिर उसके बाद जब हमने ऑब्जर्व किया वो यूनिफॉर्म मोशन में गया, तब भी ग्राफ ऐसा ही होगा, लेकिन वहां से स्टार्ट होगा इस तरीके से। ये ध्यान रखना है। ये समझ आ रही मेरी बात? ये चीज आपको माइंड में रखना है कि यहां से अगर मैंने ग्राफ रिप्रेजेंट किया तब भी यूनिफॉर्म मोशन में ही है, लेकिन इसका मतलब यह है कि ऑब्जर्वर से वो 5 मीटर की दूरी पर पहले ही था। अगर यहां से ओरिजिन से स्टार्ट हुआ तो इसको मतलब ऑब्जेक्ट यहीं से स्टार्ट हुआ, यहीं से पास हुआ। यह ध्यान रखना है। अब देखो यहां से हमें क्या मिलेगा, इसका सिग्निफिकेंस, इसका फायदा, इस ग्राफ का फायदा क्या है। अब लेट अस सपोज दैट इस ग्राफ में मैं कोई भी 2 पॉइंट्स ले रहा हूं। लेट अस सपोज ये 2 पॉइंट्स मैंने लिए, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ये ए पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर, ये ए पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब यहां पर कुछ टाइम था तो उस वक्त पर ऑब्जेक्ट यहां पर था, ये उसका डिस्टेंस था। तो मतलब लेट अस सपोज दैट यहां पर जो टाइम था उसका नाम मैं अगर रख रहा हूं T1, क्या रख रहा हूं T1, और इसके करस्पॉन्डिंग जो पोजीशन थी उस टाइम जो पोजीशन थी, लेट अस सपोज दिस इज S1, दिस इज S1। फिर जब मैं पॉइंट P पर जाऊंगा, पॉइंट B भी यही रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं डाउनवर्ड जाऊंगा तो ये रिप्रेजेंट करेगा इस वक्त कुछ यहां पर टाइम की वैल्यू थी, लेट अस सपोज दैट T2, और उसके करस्पॉन्डिंग जो थी पोजीशन लेट अस सपोज दैट S2 थी। अब अगर आप यहां पर देखेंगे, गौर से देखेंगे, यहां पर टाइम चेंज हुआ, T से गया T2 तक, मतलब इतना टाइम चेंज हुआ। अब टाइम टोटल कितना चेंज हुआ, दैट इज T2 माइनस T1, दैट इज T2 माइनस T1। जब इतना टाइम चेंज हुआ, उसके करस्पॉन्डिंग, ध्यान रखना, उसके करस्पॉन्डिंग यहां पर देखो इतना टाइम चेंज हुआ, उसके करस्पॉन्डिंग इतना यहां पर पोजीशन चेंज हुआ, इतना पोजीशन यहां पर ये वाला इतना पोजीशन चेंज हुआ। मतलब कितना पोजीशन चेंज हुआ, S2 माइनस S1, इतना पोजीशन चेंज हुआ जब हमारे पास टाइम इतना चेंज हुआ। इसका मतलब यह है कि मैं यहां पर ये वाली फिजिकल क्वांटिटी को इस फिजिकल क्वांटिटी के साथ कंपेयर कर रहा हूं। तो मतलब मैं यहां से स्लोप निकालूंगा। जब मैं इन दो वैल्यूज को कंपेयर करूंगा, मतलब मैं ये कंपेयर करूंगा कि ऑब्जेक्ट ने कितनी पोजीशन चेंज की, किसके हिसाब से, T2 माइनस T1, इतने टाइम के हिसाब से। तो मेरे पास इस ग्राफ का क्या निकलेगा, स्लोप क्या निकलेगा,
इस ग्राफ का निकलेगा स्लोप। लेकिन अगर हम गौर से देखेंगे, ये जो हमने यहां पर स्लोप निकाला इस ग्राफ का, ध्यान रखना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जब मैंने यहां से स्लोप निकाला, वो एक्चुअल में मुझे एक फिजिकल क्वांटिटी दे गया। कैसे? इसने बताया कि डिस्टेंस चेंज हो रहा है या पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के हिसाब से, लेकिन पोजीशन चेंज होगी टाइम के हिसाब से, उसको कहते हैं स्पीड। क्या कहते हैं? स्पीड। ये है सिग्निफिकेंस हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का सिग्निफिकेंस क्या है कि हम इस ग्राफ से स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की। मतलब सिग्निफिकेंस क्या है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, जैसे कि अभी हमारे पास किस मोशन में है, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। इट गिव्स अस स्पीड ऑफ, मतलब ऑब्जेक्ट कैसे, किस स्पीड से चल रहा है, स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट किस स्पीड से चल रहा है। मतलब सिंपल है कि लेट अस सपोज आपको एग्जाम में इस प्रकार का एक ग्राफ दिया गया है, यहां पर ये ग्राफ, लेट अस सपोज एक ग्राफ दिया है और यहां पर लेट अस सपोज टाइम दिया है 9 और यहां पर लेट अस सपोज दिया है टाइम 10 और यहां पर पोजीशन लेट अस सपोज दैट 5 है और यहां पर पोजीशन 10 है। पूछा जाएगा बताओ स्पीड कितनी है। अब यहां पर तो कोई डिटेल में कुछ नहीं दिया, बताओ यहां से कैसे स्पीड निकालोगे। सिंपल, आसान है, आप इसका स्लोप निकालेंगे, कितना पोजीशन चेंज हुआ, कितना टाइम यहां पर इसने लिया, मतलब कितना टाइम चेंज हुआ, कितने टाइम में कितना पोजीशन चेंज हुआ, सिंपल हम स्पीड निकाल सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारी पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है, जब एक ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, वो बताता है कि यहां पर स्पीड कितनी हो सकती है। मतलब सिंपल भाषा में इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये स्पीड का वैल्यू हमें फाइंड आउट कर सकता है। अब इसका लास्ट पॉइंट यह है कि जो लास्ट पॉइंट नोट आप रखेंगे कि यहां पर हमने जो देखा कि जितना डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है या जितना टाइम इंक्रीज हो रहा है अमाउंट में, उतना ही डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है, या अगर जितना टाइम डिक्रीज होगा तो उतना ही डिस्टेंस भी डिक्रीज होगा। मतलब अगर हमने ऐसा ग्राफ बनाया, अब अगर मैं ऐसा ग्राफ बनाऊंगा, सेम ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है लेकिन उसका ग्राफ ऐसे भी हो सकता है। अब ऐसे डाउनवर्ड ग्राफ का मतलब क्या है कि टाइम जो ही इंक्रीज हो रहा है और पोजीशन डिक्रीज हो रहा है बाय इक्वल अमाउंट, ये ध्यान रखना है। यहां पर हमारे पास नेगेटिव स्लोप है और यहां पर हमारे पास पॉजिटिव स्लोप है। क्या है? पॉजिटिव स्लोप है। लेकिन दोनों केस में ध्यान रखना, स्लोप जो हमारे पास रहेगा, स्लोप जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब अब कोई भी 2 पॉइंट्स लेंगे, ये वाला लेंगे, कोई भी 2 पॉइंट स्लोप निकालेंगे, वो सेम रहेगा, क्योंकि हमारे पास इस केस में स्पीड सेम है, क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ देता है स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड होती है यूनिफॉर्म, इसका मतलब क्या है कि यहां पर स्लोप कांस्टेंट रहेगा, इस केस में पॉजिटिव रहेगा, इस केस में हमारे पास नेगेटिव रहेगा। अब मैं आपको क्या कह रहा था कि इस केस में हमने देखा अगर डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, टाइम जितना चेंज हो रहा है, जिस इंटरवल से चेंज हो रहा है, उतने ही इंटरवल से डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब यहां पर हमने फाइनली फाइंड आउट किया कि हमारे पास डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डिस्टेंस और टाइम इस केस में जब एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होता है, उस केस में डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन क्या होता है? एक डायरेक्ट रिलेशन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पहले भी हमने डिस्कस किया, 2 फिजिकल क्वांटिटी जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो उनका ग्राफ इस प्रकार का होता है, दैट इज स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इंक्लाइंड विद, ऐसा ही हमने यहां पर भी देखा। अब हमारे पास आ जाता है फाइनल, दैट इज अ नॉन लीनियरली नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फिर हम कलेक्टिवली डिस्कस करेंगे किस केस में स्लोप किस प्रकार का आ सकता है लास्ट पर, लेकिन पहले हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ देखेंगे, किस प्रकार का ग्राफ हो सकता है। अब देखो, लेट अस सपोज दैट हमारी पास एक ऑब्जेक्ट जो है, लेट अस सपोज दैट हमारी पास एक कार है, वो कार जो है किसी मार्केट में चल रही, क्या चल रही है? एक मार्केट में चल रही। अब मार्केट में उसका जो पोजीशन है और जो टाइम है, उन दोनों का रिलेशन जो कैसा होगा, वहां पर मार्केट में कभी बार वो तेज चलेगा तो आगे से कोई आएगा, स्लो डाउन हो जाएगा, फिर और आहिस्ता चलेगा, थोड़ा थोड़ा ज्यादा तेज चलेगा, फिर और ज्यादा तेज चलेगा, या बहुत ज्यादा स्पीड भी हो सकती है। मतलब ये है कि इसका मोशन जो रहेगा वो नॉन यूनिफॉर्म रहेगा। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि हमारे पास इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, या अपोजिट भी हो सकता है हमारे पास कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है लेकिन टाइम डिफरेंट ले रहा है। तो इसका मतलब सब कुछ यही है। अगर हम रिवर्स भी कहेंगे, सेकंड केस भी कहेंगे, फर्स्ट केस कहेंगे, मतलब यह है कि इक्वल इंटरवल टाइम रखेंगे तो लेकिन डिस्टेंस डिफरेंट ट्रेवल कर रहा तब भी नॉन यूनिफॉर्म है। तो अब देखो, लेट अस सपोज दैट हमारी पास एक ऑब्जेक्ट है, हमारी पास वो किस मोशन में है? वो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। तो मैं इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं मैं? ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा हूं, उसके साथ 2 फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर रहा हूं, क्योंकि मुझे इन 2 फिजिकल क्वांटिटीज का रिलेशन देखना है
जब एक ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा। मैंने देखा वो ऑब्जेक्ट जो है इस तरीके से बिहेव कर रहा है कि हमारी पर जब टाइम 0 था, वो जो ऑब्जेक्ट था लेट अस सपोज दैट 2 मीटर की दूरी पर था, उसका 2 यूनिट कुछ डिस्टेंस था। फिर मैंने देखा कि लेट अस सपोज दैट हमारी पास टाइम हो गया 1 और उसका पोजीशन हो गया लेट अस सपोज दैट 10। फिर हमारी पास लेट अस सपोज दैट टाइम हो गया 2 और इसका पोजीशन लेट अस सपोज दैट 1 हो गया। फिर उसके बाद लेट अस सपोज दैट टाइम हो गया हमारे पास 3 और इसका लेट अस सपोज दैट पोजीशन हो गया 9। ठीक है कि नहीं? इसी तरीके से बिहेव कर रहा। अब अगर यहां पर थोड़ा सा हम गौर करेंगे, टाइम इंटरवल जो है वो तो 1 1 का गैप है, सेम टाइम इंटरवल है, लेकिन यहां पर अगर हम गैप देखेंगे तो पहले हमारे पास से +8 है, फिर हमारे पास -9 है, मतलब 9 का गैप है, फिर अगेन हमारे पास 8 का गैप है। तो कोई भी सेम डिस्टेंस से ट्रैवल नहीं कर रहा, टाइम सेम ले रहा है। मतलब यह है कि इस वाले यूनिट टाइम में अगर मैं कहूंगा ये एक आर है, तो इस वाले एक आर में पहले वो दो डिस्टेंस की दूरी पर पहले ही था, इस वाले आर में वो 10 मीटर चल रहा है, इस वाले आर में 1 मीटर चल रहा है, टाइम तो सेम ले रहा है, इस वाले आर में वो 9 मीटर चल रहा है। तो अगर हम इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस में प्रेजेंट करेंगे तो लेट अस सपोज दैट ये हमारी पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, दिस इज टाइम एंड दिस इज डिस्टेंस, और टाइम 3 तक जा रहा है, तो 0 1 2 एंड 3। अब अगर डिस्टेंस की बात करेंगे मैक्सिमम 10 तक जा रहा है, तो हम इस तरीके से इसको डिपिक्ट करेंगे, लेट्स सपोज दैट 2 4 6 8 एंड 10। अब देखो हमारे पास जब टाइम 0 था, जब टाइम ये है 0, टाइम 0, तो हमारे पास पोजीशन थी 2, तो आ जाएगा ये वाला पॉइंट, ये हमारे पास आ गया। ये कौन सा पॉइंट आ गया हमारे पास? 0 2। अब जब टाइम 1 था और डिस्टेंस कितना था? 10। 1 और 10 के बिल्कुल अपोजिट जाएंगे, परपेंडिकुलरली ऊपर। लेट अस सपोज दैट ये हमारे पास कौन सा पॉइंट है? दिस इज 1 एंड 10। फिर हमने देखा ऑब्जेक्ट जब टाइम 2 हुआ, तो ये हो गया टाइम 2 हमारे पास, उसके अगेंस्ट हमारे पास पोजीशन कौन सी है? 1। तो 2 और 0 के बीच में कहीं पर होगा, लेट अस सपोज दैट यहां पर। उसके बाद जब टाइम 3 हुआ तो उस केस में हमारे पास डिस्टेंस कितना हुआ? लेट अस सपोज ये 8 है, तो इसके बिल्कुल अपोजिट लेट अस सपोज दैट यहां पर ये 9 है। अब अगर इन पॉइंट्स को मैं कनेक्ट करूंगा तो हमारे पास ये इस प्रकार का ग्राफ बनता है, इस प्रकार का ग्राफ बनता है। क्या ये लीनियर ग्राफ है? ये लीनियर ग्राफ नहीं है, ये है नॉन लीनियर ग्राफ। क्या है? नॉन लीनियर ग्राफ, नॉन लीनियर ग्राफ। तो इसका मतलब यह है कि जब एक ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होता है, उस केस में जो ग्राफ होता है वो नॉन लीनियर होता है। अब इससे हमें यह कंक्लूजन मिला कि हमारे पास, ध्यान रखना, हमारे पास अगर लीनियर ग्राफ, ध्यान रखना, अगर हमारे पास लीनियर ग्राफ इस प्रकार का आया, मतलब जो कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। अगर हमारे पास लीनियर ग्राफ इस प्रकार का आया, टाइम इस प्रकार का, चाहे यहां से स्टार्ट है, चाहे यहां से स्टार्ट है, यहां से, लेकिन ऐसे आया, इंक्लाइंड विद टाइम एक्सिस, यहां पर भी एंगल बना रहा है टाइम के साथ, ये भी एंगल बना रहा है टाइम के साथ ही, ये भी एंगल बना रहा है टाइम के साथ, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट कहां पर है? यूनिफॉर्म। अब इन दो के अलावा डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसी भी ऑब्जेक्ट का कुछ भी हो, मतलब देखो ऐसे भी हो, ऐसे भी हो, या ऐसे ऐसे भी हो, किसी भी किस्म का ग्राफ हो, वो है नॉन लीनियर। क्या है? नॉन लीनियर, और वो रिप्रेजेंट कर रहा है ऑब्जेक्ट अभी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है, अब देखो हमारे पास यहां पर मैंने आपको कहा था कि किस केस में हमारे पास कांस्टेंट स्लोप रहता है और किस केस में कांस्टेंट स्लोप नहीं रहता है। अब इस केस में अगर रेस्ट की केस की बात करेंगे, थोड़ा सा स्लोप के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर रेस्ट की बात करेंगे तो अगर मुझे यहां पर स्लोप निकालना होगा, तो स्लोप निकालने के लिए मुझे क्या करना है कि डिस्टेंस जो है किसी पर्टिकुलर इंटरवल में कैसे चेंज हो रहा है। तो मैं 2 पॉइंट ले रहा हूं, लेट अस सपोज ये पॉइंट ए है और लेट अस सपोज ये पॉइंट बी है। इस पॉइंट ए के करस्पॉन्डिंग लेट अस सपोज दिस इज टाइम t1 और बी के करस्पॉन्डिंग लेट अस सपोज टाइम t2। टाइम कितना चेंज हुआ? t2 माइनस t1। इस चेंज के हिसाब से पोजीशन कितना चेंज हुआ? पहले ए पर कितना पोजीशन था? लेट अस सपोज दैट s1, लेट अस सपोज दैट s1, और बी पर कितना होगा? s1 ही, क्योंकि वहीं पर है, ये चेंज नहीं हुआ। तो हम लिखेंगे हमारे बस ऊपर जो आ जाएगा s1, s1 अगर यहां पर लिखूं, फिर से s1 लिखूंगा तो हो गया s1 माइनस s1 ही, या सिंपल ऐसे ही लिखूंगा। अपान चेंज टाइम कितना चेंज हुआ? t2 माइनस t1, ऊपर से 0 अपान दिस, तो ये 0 आ जाएगा, इसमें स्लोप 0 है, और हमें दिख भी रहा है यहां पर स्लोप नहीं है। लेकिन अगर हमारी पास यूनिफॉर्म मोशन में, अगर हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन में है, तो यहां पर स्लोप क्या होगा? यहां पर स्लोप हमारे पास होगा कांस्टेंट। क्या होगा? कांस्टेंट। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर स्लोप इंक्रीज भी, जैसे ये वाला ग्राफ है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, तो यहां पर इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नॉन वेरिएबल स्लोप हमारे पास आ जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट, वेदर इट इज एट रेस्ट, मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब देखो इस प्रकार का ग्राफ एग्जाम में आ जाएगा, पता चला। ध्यान रखना लेकिन फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी? डिस्टेंस और टाइम ग्राफ। डिस्टेंस और टाइम ग्राफ अगर इस प्रकार का होगा तो रेस्ट में है, इस प्रकार होगा तो यूनिफॉर्म मोशन में है, इसके अलावा कुछ भी होगा, जैसे कि हमारे पास ये नॉन लीनियर है तो हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। और सिग्निफिकेंस क्या है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का?
स्पेशली फॉर यूनिफॉर्म मोशन, कि वो हमें स्पीड देता है, कि स्पीड हम फाइंड आउट कर सकते हैं।